कह रहा है कि इन ए ट्रांसफार्मर इफ द लोड बिकम्स हाफ द कॉपर लॉसेस चेंज बाई फैक्टर ऑफ। एक ट्रांसफार्मर में अगर लोड आधा हो जाता है तो ताम्र ह्रास यानी कि कॉपर लॉस परिवर्तित होगा। देखिए, जब भी लोड आधा होता है तो लोड जब आधा होगा तो आपका 1/4 मतलब चौगुना आपका जो कॉपर लॉस का मान है वो कम हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे कि अगर लोड 2 गुना होता है तो लॉसेस 4 गुना बढ़ जाता है। अगर लोड आधा होता है तो लॉसेस जो है 1/4 गुना, यानी कि जितना गुना आपका लोड कम होगा, जैसे आधा कम हो रहा है तो 1/2² हो जाएगा, यानी कि 1/4 आपका कम हो जाएगा। वही अगर लोड 2 गुना होता है तो 2 का स्क्वायर आपका समझिए कि ये कॉपर लॉस का मान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टू डिटरमाइन आयरन लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर डॉट डॉट टेस्ट इज परफॉर्म। ट्रांसफार्मर में लौ हास यानी कि आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो देखिए, आयरन लॉस का मान ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट बताए हैं कि जो प्राइमरी है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्मिनल है ये खुला रहेगा, मतलब इस पर कोई लोड नहीं जुड़ा हुआ रहेगा। और फिर इसमें क्या किया जाता है कि ये वाट मीटर एक होता है, वाट मीटर को जोड़ दिया जाता है, फिर इसमें एम्पियर मीटर और फिर इसमें एक वोल्ट मीटर जोड़कर और क्या किया जाता है कि आयरन लॉस का मान ज्ञात किया जाता है। चूंकि आयरन लॉस का मान फुल लोड और जीरो लोड दोनों ही अवस्था में बराबर होता है। कहने का मतलब है आयरन लॉस का मान हमेशा क्या रहता है? समान रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। लोड से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। याद रखिएगा, फिक्स मान का समझिए कि फिक्स है, आयरन लॉस का मान फिक्स है। आपका बदलता कौन है? कॉपर का मान लोड पर निर्भर करता है, कॉपर लॉस का। अगला क्वेश्चन ये आंसर दे रहा है आपका कि ट्रांसफार्मर में लौ हास ज्ञात करने के लिए खुला परिपथ टेस्ट किया जाता है, ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है? तो देखिए, कंजर्वेटर सबसे पहले होता क्या है, ये जो आपका जैसे ट्रांसफार्मर का मेन टैंक हो जाता है, फिर उसके ऊपर देखिएगा एक छोटा सा ऐसा टैंक रहता है। तो ये टैंक जो होता है यही आपका क्या कहलाता है? कंजर्वेटर टैंक कहलाता है। इसमें ऑयल गेज मीटर लगा हुआ रहता है यहाँ पर। तो ये आपका क्या होता है? कंजर्वेटर टैंक होता है। ये क्या करता है कि जब तेल जो है गर्म होकर, जैसे ये तेल गर्म होगा तो फैलने के लिए जगह चाहिए, तो जब फैलेगा तो इसको क्या करता है कि ये कंजर्वेटर जगह देता है। कंजर्वेटर क्या करता है? जगह देता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं फिर जब ठंडा होगा तो संकुचन की देखभाल करता है। समझ गए कि तेल का जो जब गर्म होगा तो उसको फैलने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए, जो क्या करता है? कंजर्वेटर प्रदान करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आंसर दे रहा है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन का मतलब होता है जब तेल ठंडा होता है तो कम होता है, देखभाल करना होता है। 63 kVA या इससे अधिक निर्गत वाले तेल निमज्जित ट्रांसफार्मर के ढक्कन के ऊपर, निमज्जित मतलब कूलिंग, ढक्कन के ऊपर एक ऐसा बर्तन लगा हुआ रहता है। मेन टैंक के ऊपर क्या रहता है? मेन टैंक के ऊपर एक टैंक लगा हुआ रहता है जिसके अंदर तेल का तल तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है तथा घटने पर घट जाता है। साथ ही इसमें ऐसी व्यवस्था भी होती है कि तेल का संपर्क वायु से बहुत कम हो ताकि ऑक्सीकरण तथा नमी से बचा जा सके। इस बर्तन को क्या कहते हैं? कंजर्वेटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में श्वासक का कार्य क्या है? देखिए, श्वासक का मतलब हो जाता है ब्रीदर। श्वासक हम किसे कहते हैं? ब्रीदर को। जो ये इस प्रकार का रहता है और इसमें क्या सिलिका जेल का क्रिस्टल मतलब समझिए कि गोली जैसा भरा हुआ रहता है।
सिलिका जेल भरा हुआ रहता है। तो ये क्या करता है कि जब तेल ठंडा होता है तो फिर अंदर हवा चाहिए, तो उस हवा मतलब कि खाली जगह को भरने के लिए हवा चाहिए, तो वो हवा ये ब्रीदर से होकर जाता है और ये सिलिका जेल क्या करता है कि इस हवा से नमी को सोख लेता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर में जब बाह्य वायु प्रवेश करती है यानी कि बाहरी हवा प्रवेश करती है, तो आंसर दे रहा है कि ट्रांसफार्मर में श्वासक यानी कि ब्रीदर का कार्य ट्रांसफार्मर में जब बाह्य वायु प्रवेश करती है तो उसकी आर्द्रता से बचाता है। ठीक है, यदि ट्रांसफार्मर तेल में किसी कारणवश नमी आ जाएगी तो तेल की परावैद्युत सामर्थ्य, देखिए परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब किसी भी जो अचालक है इंसुलेशन है उसका जो विद्युत का मतलब कि वोल्टेज सहन करने का जो क्षमता होता है वो होता है। तो परावैद्युत सामर्थ्य घट जाती है जिससे ट्रांसफार्मर में दोष उत्पन्न हो सकते हैं तथा ट्रांसफार्मर काम करना बंद कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि तेल साफ तथा नमी रहित का मतलब होता है नहीं होना चाहिए या शुष्क रहे। इसके लिए ट्रांसफार्मर के ढक्कन या संरक्षण पर ब्रीदर को लगाया जाता है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर का तेल नमी द्वारा दोषी होने से बचा रहता है। किसके द्वारा? ब्रीदर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है जैसे कि CRGO कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड इस्पात मतलब स्टील, ताकि निम्नलिखित न्यूनतम किया जा सके। तो देखिए हिस्टैरिसीस लॉस को कम किया जा सके। एडी करंट लॉस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर की जो मोटाई होती है उसको कम किया जाता है। तो आपका दे रहा है कि ट्रांसफार्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है जैसे कि CRGO इस्पात, ताकि हिस्टैरिसीस हानि न्यूनतम किया जा सके तथा एडी धारा यानी कि एडी करंट लॉस को लेमिनेटेड करके कम किया जाता है और लेमिनेशन जो कोर होता है उसका मोटाई भी घटाया जाता है, पतला पतला प्रयोग किया जाता है। तो कोर हानि यानी कि आयरन लॉस क्या हो गया, कोर हानि मतलब आयरन लॉस, हिस्टैरिसीस हानि अब प्लस एडी करंट हानि दोनों मिलके क्या होता है, आयरन लॉस कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक एकल कला यानी कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पर 400 लपेट, यानी कि जो प्राइमरी है उसको N1 मानते हैं तो कितना है, 400 टर्न है, एवं सेकेंडरी पर 50 लपेटे हैं और N2 पर कितना है, 50 टर्न है। कोर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि A बराबर कितना है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फ्लक्स घनत्व 12 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि BM मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व बराबर कितना है, 12 WB पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपका दे रहा है कि यदि 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति प्राइमरी साइड को दी जाती है, तो देखिए प्राइमरी साइड को मान लीजिए E1 मानते हैं, E1 बराबर कितना हो जा रहा है, 440 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी चूंकि बदलता नहीं है तो फ्रीक्वेंसी का मान दोनों साइड में उतना ही रहेगा, तो कितना हो जा रहा है, 50 हर्ट्ज हो जा रहा है। AC आपूर्ति प्राइमरी साइड को दी जाती है, प्राइमरी में 440 वोल्ट है, तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर प्रेरित EMF एवं आवृत्ति क्या होगी। सबसे पहले देखिए आवृत्ति का मान, तो यहाँ पर N1 का मान 400, N2 का मान 50 हो गया, फिर उसके बाद E1 का मान कितना हो गया, 440 वोल्ट, 440 वोल्ट। फिर हमें E2 का मान निकालना है, ये निकालना है, F का मान तो 50 हर्ट्ज हो गया है। अब आगे बढ़ा जाए, फॉर्मूला होता है E1 बाई E2
बराबर N1/N2। इसमें फिर हम मान लिखेंगे, E1 का मान हो गया 440/E2 बराबर N1 का मान हो गया 400 और E2 का मान हो गया 50। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो E2 बराबर हो जाएगा 440 गुने 50 और बटा में 400। 10 10 10 10 खत्म हो गया। 4 से जब काटिएगा तो 11 हो जाएगा, 11 पचे 55, यानी कि E2 का मान हमारा आ गया 55 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी का मान हमारा पहले से ही है 50 हर्ट्ज। तो हमारा आंसर कितना हो गया यहाँ पर 55 वोल्ट 50 हर्ट्ज। हमारा आंसर हो गया बी। हमारा आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया बी, 55 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में लौह कोर प्रदान किया जाता है निम्न के लिए। सबसे पहले देखिए, जो लोहा होता है, लोहा का कोर हम क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि जो सबसे पहले आपका जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो हवा की अपेक्षा लोहा या लोहे से बने वस्तु से जाना अधिक पसंद करता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो कोर होता है वो लोहे या स्टील का, मतलब स्टील भी क्या है, लौह प्रकार का धातु है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? चुंबकीय पथ रिलक्टेंस को कम करने के लिए। यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो हवा की अपेक्षा लोहे या लोहे से बने या जो लोहे का समझिए कि लौह धातु होता है उससे जाना अधिक पसंद करता है। आंसर दे रहा है कि ट्रांसफार्मर में लौह कोर का उपयोग चुंबकीय पथ रिलक्टेंस को कम करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर शुद्ध प्रतिरोध एकक शक्ति गुणांक, शुद्ध प्रतिरोध का मतलब होता है प्योर रेजिस्टिव लोड, भार आपूर्ति कर रहा है। ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक होगा, देखिए जब प्योर रेजिस्टिव होगा तो वो लगभग आपका 0.95 यानी कि लैगिंग होगा। आपका आंसर भी दे रहा है कि एक ट्रांसफार्मर शुद्ध प्रतिरोध यानी कि एकक शक्ति गुणांक भार आपूर्ति कर रहा है। ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणांक लगभग 0.95 मतलब लैगिंग होगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण निष्पादित करते हैं। रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टता के साथ, रेटेड ट्रांसफार्मर धारा के साथ, प्रत्यक्ष धारा के साथ या उच्च आवृत्ति आपूर्ति पर। देखिए सबसे पहले मुक्त सर्किट परीक्षण का मतलब हो गया ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट जो किया जाता है रेटेड ट्रांसफार्मर के वोल्टता पर, चूंकि इसमें से उस समय करंट का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि जो सेकेंडरी है वो क्या है, ओपन है, खुला है, इस पर लोड नहीं जुड़ा हुआ है, तो वोल्टेज रहेगा मगर करंट का मान नहीं रहेगा। तो ओपन सर्किट टेस्ट जो किया जाता है रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टता के साथ किया जाता है। आंसर दे रहा है कि ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण ट्रांसफार्मर के रेटेड वोल्टेज के साथ किया जाता है एवं ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण ट्रांसफार्मर के कोर में होने वाली हानि यानी कि लॉस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स किसमें ईएमएफ प्रेरित करता है? ऑप्शन दे रहा है केवल प्राइमरी वाइंडिंग में, केवल सेकेंडरी वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग एवं सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में। देखिए जो आपका फ्लक्स होता है उससे प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में ईएमएफ उत्पन्न होता है, दोनों में ईएमएफ उत्पन्न होता है। सेकेंडरी साइड का जो ईएमएफ होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, प्राइमरी साइड का जो ईएमएफ हो जाता है वो ईबी बैक ईएमएफ कहलाता है। आंसर दे रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग एवं सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में ईएमएफ उत्पन्न करता है। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के
पश्चात होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 75 डिग्री से। आंसर दे रहा है कि ट्रांसफार्मर के शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टा के पश्च समझिए 75 डिग्री होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी ट्रांसफार्मर का लघु पथ परीक्षण देता है। तो देखिए, किसी ट्रांसफार्मर का लघु पथ परीक्षण यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात को बतलाता है। आंसर कह रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर का लघु पथ परीक्षण उस ट्रांसफार्मर का समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात बतलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मरों में गुंजन रव का कारण है। गुंजन मतलब देखिएगा गुनगुनाता है, जब ट्रांसफार्मर मतलब चलता है ना तो गुनगुनाता है। तो वो जो गुनगुनाता है वो चुंबकीय विरूपण के कारण गुनगुनाता है। जो ट्रांसफार्मर में गुंजन होता है, गन करता है, वो चुंबकीय विरूपण के कारण जो कोर होता है, देखिए सबसे कहने का मतलब है कि जो कोर है ना, ट्रांसफार्मर में अलग अलग पत्ती रहता है, सबका चुंबक, सब क्या है चुंबक बनता है। तो वो पत्ती क्या करता है कि एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है या ढकेलता है। उसके कारण क्या होता है, चुंबकीय विरूपण उत्पन्न होता है और आपका जो है ट्रांसफार्मर आवाज करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक शक्ति ट्रांसफार्मर में भंवर धारा क्षति कम की जा सकती है। देखिए, एडी करंट का मान कम करने के लिए, लॉस कम करने के लिए जो लेमिनेटेड पत्ती होता है उसकी मोटाई क्या किया जाता है, कम किया जाता है। आंसर भी दे रहा है कि शक्ति ट्रांसफार्मर में होने वाली भंवर धारा क्षति को कम करने के लिए उसे पटलीकरण किया जाता है तथा पटलीकरण की मोटाई को कम करके भंवर धारा को और भी घटाया जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षय से रक्षित करने हेतु कोर को डॉट डॉट से बनाया जाता है। तो देखिए, कोर जो होता है सॉफ्ट आयरन यानी कि नर्म लोहा से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, नर्म लोहा, नर्म लोहा से बनाया जाता है। क्यों, एडी करंट लॉस क्षय से मतलब कि सुरक्षित यानी कि कम करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। आपका कह रहा है कि ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षय से रक्षित करने हेतु कोर को सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाली कोर मुलायम लोहे की या विशेष मिश्र धातु इस्पात की पत्तियों से बनी होती है, जिससे कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानियों को न्यूनतम किया जा सके। उन्हें लेमिनेशन भी कहते हैं। कोर को बनाने में प्रयोग होने वाला लोहा ऊंचे सिलिकॉन अंश वाला होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा सिलिकॉन मिला हो रहता है तथा इसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% तक हो सकती है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में सही है। तो देखिए, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी में कम टर्न और सेकेंडरी में अधिक टर्न होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा टर्न होता है। तो यहाँ पर आपका दे रहा है NPNS, मतलब कि जो प्राइमरी टर्न है वो बड़ा है सेकेंडरी टर्न से, तो गलत है। दूसरा में दे रहा है कि सेकेंडरी टर्न बड़ा है प्राइमरी टर्न से, तो हमारा आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि क्या है कि प्राइमरी में जो टर्न का मान होता है वो कम रहेगा और सेकेंडरी में ज़्यादा रहता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। आंसर भी दे रहा है कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में NS यानी कि सेकेंडरी टर्न की संख्या प्राइमरी टर्न से क्या होता है, अधिक होता है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडलन में वर्तनों की संख्या प्राइमरी कुंडलन में वर्तनों की संख्या से अधिक होती है। क्वेश्चन है कि उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज यानी कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज या विपरीत यानी कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज AC से रूपांतरित यानी कि AC अल्टरनेटिंग करंट से रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है। तो कौन है, ट्रांसफार्मर। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा।